अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मर्तबा हम आसमान के सिलसिले से डिस्कस कर रहे थे, उसके अलग अलग डेफिनेशंस और उसका क्या क्या मतलब हो सकता है वो हमने देखा था। फिर एटमॉस्फेयर के बारे में भी चंद चीजें हमने देखी थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कारमन्स लाइन जहाँ से आउटर स्पेस स्टार्ट होता है, वो चीजें। और स्पेस जो है एक अनइमेजिनेबली बड़ी चीज है, जिसका अंदाजा करने के लिए विल ट्राई टू क्रिएट एन एनालॉजी। बेसिकली इमेजिन दैट वी आर ट्रैवलिंग इन ए स्पेसक्राफ्ट, और हमारा जो स्पीड है स्पेसक्राफ्ट का, दैट इज एट द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, अक्सर मरतबा क्या होता है कि 3 लाख किलोमीटर्स का जब बार बार नंबर आता है, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली वी थिंक इट इज पर आवर, एक घंटे में। इसलिए कि तमाम बाकी स्पीड्स हम एक घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, that will come to around 1.08 billion kilometers per hour, which is an unimaginably high number. 1.08 बिलियन किलोमीटर्स एक एक घंटे में जा रहे हैं। नॉर्मली अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, सैटेलाइट्स जो अर्थ के अतराफ में रिवॉल्व हो रहे हैं, तो फॉर इट टू स्टे इन ऑर्बिट, स्पीड रिक्वायर्ड इज 28,000 किलोमीटर्स पर आवर। 28,000 किलोमीटर्स पर आवर अगर जा रही है तो इट कैन स्टे इन ऑर्बिट। और एक वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी, यानी द स्पीड रिक्वायर्ड टू गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करते हुए बाहर निकलने के लिए स्पीड नियरली 40,000 किलोमीटर्स पर आवर की चाहिए। और इंसान ने अब तक जो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, जस्ट एज एन एनेक्डोट, वो पार्कर सोलार प्रोब के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इट्स ए डिवाइस which is which was designed to study the sun। 2018 में लॉन्च हुआ है, एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सन। और जैसे जैसे करीब होता जाएगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट विल स्टार्ट गेटिंग एक्सेलरेटेड, और इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच a स्पीड ऑफ 7 लाख किलोमीटर्स पर आवर। 7 लाख किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय humans. So coming back to our journey, 3 लाख किलोमीटर्स पर आवर, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, दैट इज 1.08 बिलियन किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर अगर हम निकलेंगे, तो नाउ वी स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द सन। तो सन को रीच होते होते 8.3 मिनट्स लगेंगे। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। 8 मिनट लगेंगे एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, covering a distance of nearly 150 million kilometers, 150 million kilometers। अब अगर हम सन की तरफ जाने के बजाय डायरेक्शन चेंज करके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू लीव द सोलर सिस्टम नेपट्टून तक, नेपट्टून के बाद और भी थोड़ा उसका एक्सटेंट बताया जाता है। और देर इज a concept called the Oort cloud, OORT, Oort cloud, that is considered to be the end of the solar system। तो वहां तक पहुंचने में 15 ट्रिलियन किलोमीटर्स हो रहे हैं। 15 फॉलोड बाई 12 zeros, 15 ट्रिलियन किलोमीटर्स हो रहे हैं। एंड एट द स्पीड ऑफ लाइट इट विल टेक अस 1.5 years, 1.5 साल लग जाएंगे। हालांकि उतनी स्पीड होने के बावजूद, सिर्फ सोलार सिस्टम को पार करते करते, सोलार सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। फिर उसको एक मिनट में कितना होगा, एक घंटे में कितना होगा, एक महीने में कितना होगा, एक साल में कितना होगा, 1.5 साल लगेंगे विद दिस स्पीड। ये तो सोलर सिस्टम हुआ। उससे और आगे अगर बढ़ते चले जाएं, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है नियरेस्ट स्टार है। नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे करीबी स्टार अदर देन द सन,
To reach there from the earth, it will take us 4 years, 4.3 years, 4 साल 4 महीने लग जाएंगे दूसरे स्टार तक पहुंचते पहुंचते। ये हमारा गैलेक्सी है। अब हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं ऑलरेडी। तो अगर इस पूरे स्टार्स के मजमे में कहीं देखा जाए तो एक छोटा सा स्पेक सन है, उसके अतराफ का सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए 1.5 साल लग गए, और सबसे करीबी स्टार को पहुंचने के लिए 4 साल लग गए। तो पूरा गैलेक्सी मिल्की वे पार करने के लिए कितना लगेगा? मिल्की वे का डायमीटर तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स के बराबर है। तो हम अगर जहां से पॉइंट दिखाया गया है वहां से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना चाहें, मिल्की वे क्रॉस करके हमारा गैलेक्सी क्रॉस करके जाना चाहें, तो 70,000 साल लगेंगे। 70,000 years it will take for us to cross one galaxy, that is our own galaxy। और उसके बाद नेक्स्ट गैलेक्सी को पहुंचना चाहे, which is the nearest galaxy other than Milky Way, from Milky Way, that is the Andromeda galaxy। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को पहुंचना चाहें तो इट विल टेक अस 25 लाख ईयर्स। बोलने में आसान लग रहा है लेकिन इट इज अनइमेजिनेबली हाई नंबर्स। 70,000 साल तो अपनी गैलेक्सी पार करने में निकल गए, और 25 लाख साल लगेंगे, 2.5 मिलियन ईयर्स, जस्ट टू रीच द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो जस्ट टू समराइज द डिस्टेंसेस, सन से निकलता है, सन से रोशनी निकलती है तो इट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ। फिर आप हम सन के अलावा दूसरे स्टार में जाना चाहें, उससे पहले सोलर सिस्टम क्रॉस करेंगे 1.5 साल में, दूसरे स्टार तक पहुंचेंगे 4 साल में, और मिल्की वे पार करते करते 70,000 ईयर्स लग जाएंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुंचेंगे, 25 लाख साल लग जाएंगे। फिर जो सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी है, सबसे फारदेस्ट गैलेक्सी कहें, दैट हैज बीन studied is 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। यहाँ एक अजीब कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि दिस इज बेसिकली लाइट ट्रैवलिंग एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास रोशनी पहुंची है, मिसाल के तौर पर आप सबसे करीबी सन जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, वहां से रोशनी अर्थ तक पहुंचने में इट इज टेकिंग 4.3 ईयर्स, 4 साल ले रही है। तो जो भी इवेंट वहां हुआ है, वी आर सीइंग द सेम इवेंट आफ्टर 4.3 ईयर्स। तो एक कॉन्सेप्ट पेश होता है टाइम टाइम ट्रैवल का। टाइम ट्रैवल लोग फैंटासाइज करते रहते हैं वक्त में पीछे जाने के लिए। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये पेश हुआ कि इफ वी कैन डिवाइस समथिंग, कोई ऐसी चीज बनाए विच कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, लाइट से भी फास्ट अगर कोई चीज ट्रैवल कर सकती है, तो फिर देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग बैक इन टाइम। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि अर्थ पर कोई इवेंट हुआ, कहीं एक जगह में एक इवेंट हुआ, तो दैट इमेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ट्रांसपोर्टेड एट द स्पीड ऑफ लाइट। कहीं एक एक फायर क्रैकर ही बर्स्ट हुआ, तो वो मुझ तक पहुंचता है लाइट की स्पीड में। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो उससे भी फास्ट ट्रैवल कर सके, तो जिस वक्त इवेंट हुआ उस वक्त भी वो मौजूद हो सकता है, और फिर वो आगे ट्रैवल कर जाएगा, तो फिर से वही इमेजेस वो रिपीटेड देख सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली, थियोरेटिकली, इट इज पॉसिबल टू सी द सेम इवेंट मल्टीपल टाइम्स इफ वी कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है लेकिन थियोरेटिकली बताया गया है। तो ऑल दिस पुट टुगेदर इज बिकमिंग अवर यूनिवर्स। सन, सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, फिर दूसरे गैलेक्सीज, इस तरह के बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज सब मिलाकर हमारा यूनिवर्स बनता है। एंड यूनिवर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 4 थिंग्स।
मैटर एंड एनर्जी, फिर स्पेस एंड टाइम। स्पेस और उसके टाइम का कॉन्सेप्ट, फिर उसके अंदर जितना मैटर है वो मैटर, और उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में आएगा इंशाल्लाह। अब ये जो यूनिवर्स में है इसमें कैलकुलेट किया गया, एस्टिमेट किया गया, कैलकुलेट तो नहीं, एस्टिमेट किया गया है, अंदाजा लगाया गया है कि देर आर 20 ट्रिलियन गैलेक्सीज। 20 ट्रिलियन गैलेक्सीज। अगर तमाम गैलेक्सीज के स्टार्स का एस्टिमेशन किया जाए तो इट विल कम टू अबाउट 1 सेप्टिलियन स्टार्स। ये सेप्टिलियन क्या चीज है? 1 फॉलोड बाई 24 जीरोस। एक के बाद 24 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो मिलियन हैज 6 जीरोस, फिर बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन। एक अनइमेजिनेबली एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है, इसलिए वर्ड एस्ट्रोनॉमिकल इस्तेमाल होता है कि जितना जितना अनकाउंटेबल स्टार्स हैं, इस तरह के नंबर को डिपिक्ट करने के लिए टर्म इस्तेमाल होता है एस्ट्रोनॉमिक। तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं जो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकते। इसका एक हमारे साथी अक्सर कहते हैं कि दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो उसका मतलब अर्थ से नहीं, मेरे ख्याल में। तो दुनिया, ये तमाम चीजों को मिलाकर दुनिया बन रही है। अर्थ से अगर कंपेयर कर लें तो इस वक्त जो दुनिया का पॉपुलेशन है 800 करोड़। 800 करोड़ लोगों को अगर इतने सितारे बांट दिए जाएं तो एक एक हिस्से में कितने आएंगे? 800 करोड़ में तकरीबन 9 जीरोस होते हैं। 24 में से 9 जीरोस निकाल देंगे तो तकरीबन 13 जीरोस। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स एक एक के हिस्से में आ सकते हैं। इतना इतनी बड़ी कायनात अल्लाह तबारक तआला ने बना रखी है। जो स्पेस एंड टाइम का, मैटर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया जाता है। जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने पेश किया था, उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। एनर्जी एंड मैटर का रिलेशनशिप तो हम जानते हैं उसके मोस्ट फेमस इक्वेशन के जरिए से, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। कि एनर्जी जो है इज इक्वल टू मैटर, मास, बेसिकली मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उस कन्वर्शन का फॉर्मूला उसने दिया था। इसी तरह स्पेस एंड टाइम की भी रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी उसने पेश की थी कि ये चारों चीजों को कंबाइन करते हुए एक यूनिवर्स बनता है। मतलब क्या है कि कोई एक चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक एप्पल है, तो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में उसका पोजीशन डिफरेंट होता है पूरे दुनिया भर के एतबार से। और इसी तरह टाइम का भी कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, रिलेटिव टू वन अनदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्या माइंड बॉगलिंग थियरीज हैं। ये जो लेफ्ट में इमेज है वो एनर्जी फील्ड्स की, ग्रेविटेशनल फील्ड्स किस तरह बेंड हो सकते हैं बेस्ड ऑन अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वो उसने डिस्क्राइब की थी। काफी डिटेल की थियरी है, मावराउल अकल। बहरहाल, यूनिवर्स से आगे बढ़ेंगे तो क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट पेश हो रहा है, वो मल्टीवर्स का है। कि दिस इज a hypothetical concept wherein a collection of multiple universes has been proposed। कि एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि इस तरह के मल्टी, एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि इस तरह के मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं जिसे अदर वर्ल्ड कहा जा रहा है। अब उस यूनिवर्स में अलग कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, मैटर एंड एनर्जी, अलग अलग फिजिकल लॉस, अलग रूल्स हो सकते हैं। और इसको मेनी वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट, अदर वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट के नाम से पेश किया जा रहा है। और जो इसका इनिशिएशन पॉइंट है, बिग बैंग, वो भी डिस्कस हो रहा है। तो वी आर ऑन द अर्थ, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। वहां से मिल्की वे गैलेक्सी, फिर वहां से मल्टीपल यूनिवर्सेस, और फिर वहां से मल्टीवर्स। ये तमाम चीजें वो हैं जो हमारे ऊपर नजर आती हैं, तमाम आसमान में इंक्लूडेड है। बिग बैंग थियरी की तरफ से एक पॉइंट ये कि इट हैज बीन थियराइज्ड
थियरी भी कोई अ, यानी कोई ख्याली बातें नहीं, वो अपने अंदाजे से अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा एस्टिमेट्स पेश करते हैं उसके हिसाब से। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ बिग बैंग, और उस बिग बैंग से यूनिवर्स बने और फिर वो स्प्रेड हो रहे हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट पेश हुआ है। डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो कमिंग बैक टू आवर डेफिनेशन ऑफ आसमान, तो इन सब डिस्कशंस के बाद फाइनली द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई थिंक इज लुक अप। ऊपर देखेंगे, जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ हमारे ऊपर है, वो सब आसमान में इंक्लूडेड है, राइट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम टू द मल्टीवर्सेस। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अपने लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए हैं इस आसमान के ताल्लुक से, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह की कुदरत पर गौर कर कर उसकी बड़ाई को दिल में लाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा।